ये तस्वीर बहुत ही भयावह है, बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है। नोएडा के सेक्टर 150 के एक अबैंडन्ड बेसमेंट एक्सकवेशन के अंदर पानी इकट्ठा हुआ है और इस पानी के अंदर एक युवक की जान चली गई है डूबने से, गिरने से। लेकिन काफी समय तक, लगभग 1.5 से 2 घंटे तक वो युवक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ उस घटना ही नहीं या उस इवेंट पे ही नहीं, उस युवक की मृत्यु या किसी भी युवक जो उस वक्त वहां होता, उसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी थी बहुत समय पहले से, क्योंकि समाज, सरकार और अथॉरिटीज अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही थी। ये इमेज बहुत ज्यादा दुखद इसलिए भी है कि ये नोएडा की यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक तस्वीर दिखाता है कि कितने बड़े बड़ी इमारतें यहां बन रही हैं, स्काई स्क्रेपर्स बन रहे हैं, उनकी रिफ्लेक्शन, उनकी परछाई इस पानी में पड़ रही है। लेकिन इस पानी के अंदर अब लोगों के दुख और दर्द की आवाज भी हमेशा के लिए दब गई। तो बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइप की जो न्यूज है, जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा सेपरेट, नोएडा सेपरेट, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऑर्डर्स अ रोड सेफ्टी ओवरहॉल आफ्टर समवंस डेथ, द पर्सन's डेथ। व्हाई दिस इज आफ्टर डेथ? ये रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं होता है? हम इस मामले के बारे में समझें उसके पहले इवेंट्स को समझ लें। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 17 जनवरी सुबह सुबह 12 बजे, मतलब रात के 12 बजे, राजकुमार मेहता को अपने बेटे का कॉल आता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्हें बचाएं। वो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पे कॉल करते हैं। पुलिस की रिस्पांस टीम 9 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाती है उस साइट पे, और आसपास के पुलिस स्टेशन के प्रशासन भी पहुंच जाता है। तो पीसीआर वैन भी पहुंच जाती है, पुलिस प्रशासन भी पहुंच जाता है। पर जो पिट है या जो डिच जिसको कहा जाता है, जिसमें बहुत समय से पानी इकट्ठा हो रखा है, जो नहीं होना चाहिए, ये एक नेचुरल वाटर बॉडी नहीं है, ये एक लेक नहीं है, ये एक अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन साइट की बेसमेंट है जिसमें पानी भरा हुआ है काफी समय से। और उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फायर ब्रिगेड की टीम भी आती है, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट क्रेन लेके आता है, लैडर लेके आता है, बोट लेके आता है, सर्चलाइट लेके आता है, लेकिन कहता है कि बहुत फॉग या धुंध होने की वजह से हम युवराज को रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद एसडीआरएफ का यूनिट भी वहां पहुंचता है। खैर, टाइमलाइन को लेकर बहुत विवाद है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का यूनिट कब तक पहुंचता है। कुछ लोग कहते हैं 3 बजे पहुंचा, कुछ लोग कहते हैं 2 बजे पहुंचा। लेकिन 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद युवराज की चीखें आनी बंद हो जाती हैं, वो डूब जाते हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में। तो बेसिकली अगर आप इस पर्टिकुलर इलाके को या इस एरिया को देखेंगे तो इस एरिया में जो सड़क है, उस पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। फॉग की वजह से या फॉग को कंट्रोल करने के लिए, फॉग के अंदर सड़क की डायरेक्शन को दिखाने के लिए ब्लिंकर्स या कॉशन लाइट्स होनी चाहिए, वो नहीं है। जब स्ट्रीट लाइट नहीं है तो ब्लिंकर्स तो किस तरीके से होंगे? और एक शार्प 90 डिग्री का टर्न इस सड़क पे देखा जा सकता है, जो धुंध की वजह से, फॉग की वजह से किसी भी चालक को नहीं दिखेगा। इसे कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले एक ट्रक ड्राइवर भी इस तरीके से इस पिट के अंदर गिरे थे और उस व्यक्ति की एक मिराकुलस रिकवरी हुई थी, क्योंकि वो पूरा ट्रक अंदर नहीं गिरा था, आगे वाले टायर अंदर गिरे थे, तो वो बच गया था। ये इंसिडेंट अखबार में आने के बावजूद, इसकी खबरों में आने के बावजूद, जब पुलिस प्रशासन से या नोएडा की अथॉरिटी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं ये दीवार टूट गई है, इसका हर्जाना कौन देगा? तो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट इज टू बी आस्क्ड, और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बहुत मुश्किल है इसमें आइडेंटिफाई करना। नेग्लिजेंस नंबर 1 है कि इस तरीके का जो ये सेटलमेंट है या इस तरीके का जो ये पानी का इकट्ठा होना है, ये अलाउ ही क्यों हुआ जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का और नोएडा जो अथॉरिटी है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनके सीईओ को सस्पेंड कर दिया गया है और उनको बेंच पे बिठा दिया गया है, यही सिविल सर्वेंट्स के साथ होता है जनरली, और एक एसआईटी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बना दी है, 5 मेंबर की एसआईटी भी बना दी है। वो 5 दिनों के अंदर वो रिपोर्ट बना के देगी कि इसमें किसकी गलती, कितनी गलती है। लेकिन वन ऑफ द रीजंस व्हाई
या पहला फेलियर मैकेनिज्म अगर ये है कि किसी प्रकार का साइनेज वहां नहीं, किसी प्रकार की स्ट्रीट लाइट सड़कों पे नहीं, और किसी प्रकार का हार्ड बैरिकेशन नहीं एक ऐसी जगह पे जहां पे कोई भी कभी भी रात के अंधेरे में गिर सकता है, एक शार्प टर्न फेटल एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका जवाब यह मिलता है आपको ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों से कि हमें कोई भी कंप्लेंट वहां पे नहीं आई, वहां से नहीं आई। इसका मतलब प्रोएक्टिव पुलिसिंग की काफी कमी देखने को मिल रही है। फेलियर मैकेनिज्म दो क्रिएट होता है, दो अथॉरिटीज के आपस के अंदर डिसएग्रीमेंट से और ब्लेम शिफ्टिंग से। जब यहां कहा जाता है कि हिंडन और यमुना रिवर का जो पानी है, उसका जो कॉन्फ्लुएंस है, उसका पानी ओवरफ्लो करता है खास तौर पे बारिश के सीजन में, और यहां पे ड्रेन होता है। ये एक एक्सकवेटेड पिट है या बहुत डीप एक्सकवेशन है जहां बेसमेंट बननी थी और एक बिल्डिंग बननी थी, प्राइवेट डेवलपर्स की बिल्डिंग थी, और प्राइवेट डेवलपर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स ने उसको अबैंडन कर दिया। जमीन की बात करें तो जमीन कोई कहता है कि हमने बेच दी और अब ये दूसरी रियल एस्टेट कंपनी के पास है। सुनने में आ रहा है कि रियल एस्टेट के जो कुछ ओनर्स को भी अरेस्ट किया गया है उनकी नेग्लिजेंस की वजह से। काफी हाई चांसेस है कि यहां पे ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, हो सकता है ये किसी ऐसे लो लाइंग एरिया में है जहां प्रोजेक्ट बनना ही नहीं चाहिए था। तो दूसरा सवाल आता है कि क्या अर्बन प्लानिंग जिसकी हम बात करते हैं, क्या हमारा जो रैपिड अर्बनाइजेशन है, उस रैपिड अर्बनाइजेशन की चपेट में लोग आ जाते हैं? रैपिड की वजह से क्या वो सही तरीके से प्लान नहीं होता है? एक अनफेंस्ड वाटर बॉडी बन जाती है क्योंकि रेजिडेंशियल सोसाइटीज का ड्रेनेज डिस्चार्ज भी यहां से आता है और यमुना नदी का पानी भी यहां से आता है। तो ऐसा कहा जाता है कि देयर वाज अ लेटर दैट वाज सेंट टू नोएडा अथॉरिटी from UP irrigation department 2 years ago about this particular location, and it was said कि यहां पे एक हेड कंट्रोल या हेड रेगुलेटर लगाना चाहिए जिस रेगुलेटर से आप पानी को रिस्ट्रिक्ट करते हो यहां जाने से। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये प्लान भी अप्रूव हुआ, बजटरी प्रोविजंस भी अप्रूव हुए, लेकिन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के बारे में इस वक्त प्रेजेंटली हमें कोई आइडिया नहीं, और इसी वजह से ये रिस्क चलता रहा और चलता है एटीट्यूड की वजह से एक जान चली गई। 27 अगस्त को रेजिडेंट्स ऑफ दिस इसके एडजॉइनिंग जो एक रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी है, वो लोग मिलके एक चिट्ठी लिखते हैं अपने इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि यहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, एक्सीडेंट होने के चांस है, सड़कों के ऊपर कोई इंडिकेटर्स नहीं है, ब्लिंकिंग लाइट्स नहीं है, पानी जो की सप्लाई है उसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं, और इस लेटर को वो आगे नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को ट्रांसफर कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं सितंबर में। और उसके बाद एक और कंप्लेंट आती है कि यहाँ पे ओपन सीवर्स है। कौन सा ऐसा शहर नहीं है आज के समय में भारत के अंदर जहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं है? बहुत सारी। लेकिन हम बिकॉज उससे फैटेलिटी नहीं होती है, हम उसे सीरियस मामला नहीं मानते। अब फैटेलिटी हो रही है तो इस बात की सीरियसनेस पता लग रही है लोगों को कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एक और फेलियर मैकेनिज्म तैयार होता है ऑन द स्पॉट, उस वक्त जिस वक्त सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत थी युवराज को। एजेंसीज जो उस वक्त मौजूद थी उनमें पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौजूद है। वहां पे मौजूद लोगों का यह कहना है कि चाहे वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो दमकल अधिकारी हो, फायर डिपार्टमेंट वाले हो, उनके पास ना तो एडिक्वेट रस्सियां, ना तो एडिक्वेट रोप्स, ना तो बोट्स अवेलेबल थी, और जब तक वो आई तब तक डिले हुआ। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पर्सोनेल नहीं गए पानी के अंदर, ये कहते हुए कि वहां पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है इसलिए वहां पे रीइंफोर्समेंट मटेरियल हो सकता है, कोई ऐसा मटेरियल जो दिख नहीं रहा है फॉग की वजह से, और वहां पे उनकी जान जा सकती है, कैजुअलिटी बढ़ सकती है, इसलिए हम रेस्क्यू के लिए नहीं जाएंगे। पर सवाल यह उठता है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है, क्या वहां पे उन्हें यह नहीं सिखाया जाता है कि इस तरीके की सिचुएशन से कैसे डील किया जाए? और अगर नहीं किया जाता है, तैयारी कम है, तो हमें इसके ऊपर पुनः विचार करना जरूरी है। अगर रोप्स कम है, क्रेन स्पॉट तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ठीक है, और ह्यूमन स्पिरिट भी यहां पे किसी ने नहीं दिखाई। कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो है, जो मीडिया में आ रहे हैं, जिनका यह भी कहना है कि वो रेस्क्यू करने की कोशिश करने गए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या एक ऐसा सिनेरियो अवॉइडेबल था या नहीं था? बिल्कुल क्लियरली अवॉइडेबल था। और
सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति जो काम उससे एक्सपेक्टेड है अगर वो कर देता तो शायद ये अवॉइड हो जाता। तो ऑफिशियल क्लेम कहता है कि हमें बैरिकेड्स की कोई कंप्लेंट नहीं मिली, जबकि रेजिडेंट्स ने पहले ही बहुत समय से बहुत सारी कंप्लेंट्स की हुई थी। तो क्या आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, तालमेल की कमी है? अगर आप नोएडा अथॉरिटी को कंप्लेंट करते हो तो क्या वो पुलिस तक नहीं पहुंच सकती? अगर नहीं पहुंच सकती तो क्यों है ऐसा? इरिगेशन डिपार्टमेंट को को ब्लेम किया गया कि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, जबकि इरिगेशन डिपार्टमेंट कहता है कि हमारी तरफ से फाइल चली गई थी, वहां से अप्रूवल नहीं आया। रेस्क्यूअर्स ने प्रोटोकॉल फॉलो किया इस वक्त पे, ऐसा पुलिस का कहना है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि लैक ऑफ इक्विपमेंट की वजह से या पानी के अंदर रिस्क की वजह से लोग नहीं गए रेस्क्यू करने। तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि लायबिलिटी किसकी है? लायबिलिटी एक वॉइड है जिसको फिल किया जा रहा है इस वक्त। प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो ओनर्स हैं, जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन यहां पे स्टार्ट की थी लेकिन स्टॉल हो गई है क्योंकि लिटिगेशन के अंदर मामला चला गया है, तो क्या लिटिगेशन, क्या रियल एस्टेट डेवलपमेंट, क्या भारत का जुडिशियल सिस्टम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो अल्टीमेटली इफ यू स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स यू विल सी दैट एवरीवन हैड सम रोल और द अदर टू प्ले। और अगर आप देखोगे कि आगे जाते हुए क्या चीजें हो सकती हैं जो हम इंप्रूव करें इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, कि यार ये लॉस्ट लेटर्स आज के डिजिटल एज में भी ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट के पास कौन सी परमिशन गई है और किस डिपार्टमेंट ने कब किसी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है या नहीं दिया है। व्हाई इज इट सो इन दिस डिजिटल एज दिस इज हैपनिंग? जो डेड साइट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स हैं, ऐसे हजारों प्लॉट्स हैं, बहुत सारे शहरों में हैं और उनको अबैंडन कर दिया जाता है, उनकी सेफ बैरिकेशन भी नहीं हो रही है और उनका क्या पब्लिक सेफ्टी हैजार्ड ऑडिट किया जा रहा है? अगर नहीं तो करना जाना चाहिए। रेस्क्यू बाय एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ। क्या आप एक ऐसे शहर जहां पे कभी भी अर्बन फ्लड्स आ सकते हैं और आए भी हैं पहले, खासतौर पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, नोएडा की, दिल्ली एनसीआर रीजन की, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे काफी फुट तक पानी इकट्ठा हो जाता है मॉनसून के टाइम पे। अगर उस समय पे रेस्क्यू ऑपरेशंस कैरी आउट किए जा सकते हैं तो क्या ऑल ईयर राउंड इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए? सवाल ये भी है। सवाल ये भी है कि जो ग्रीवेंसेस जाते हैं, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी के पास जाते हैं, चाहे वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स के पास जाते हैं, क्या उनका ऑन फील्ड इंस्पेक्शन इमीडिएटली नहीं होना चाहिए अपॉन वेरिफिकेशन? क्या ऐसा कोई रूल नहीं आ सकता, कोई कानून नहीं आ सकता जहां आज के समय में हम गवर्नेंस की, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, वहां पे ये सवाल पूछना बिल्कुल जायज है कि अर्बनाइजेशन जो अनप्लान्ड तरीके से हो रही है, कहने को प्लान्ड है पर काफी हद तक हम जिस तरीके से अर्बनाइजेशन कर रहे हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से लोग ओपन ड्रेन्स में गिरते जाते हैं, लोग ओपन पिट्स में गिर जाते हैं, लोगों के ऊपर जो एडवर्टाइजिंग होर्डिंग है उसका पोल गिर जाता है, बास्केटबॉल की रिंग गिर जाती है। इस तरीके के अवॉइडेबल एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए आपका क्या सुझाव है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा।